नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के वीडियो में। और आज का जो वीडियो है वो आपके सामने है भोर का तारा एकांकी को लेकर। और ये एकांकी है वो जगदीश चंद्र माथुर की लिखी हुई एकांकी। जगदीश चंद्र माथुर जी ने बहुत ही शानदार एकांकी लिखे हैं। तो सबसे पहले हम जगदीश चंद्र माथुर जी का परिचय देखते हैं। जन्म इनका 16 जुलाई 1917 खुर्जा बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में एवं देहावसान 14 मई 1978 में हुआ था। तो जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म 16 जुलाई 1917 को खुर्जा बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में एवं देहावसान 14 मई 1978 में हुआ। श्री माथुर मूल रूप से नाटककार थे, यानी नाटक लिखने का काम करते थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा खुर्जा एवं उच्च शिक्षा इलाहाबाद में हुई। बिहार में शिक्षा सचिव व आकाशवाणी में महासंचालक सहित अनेक राजकीय पदों पर प्रतिष्ठित हुए। विद्यार्थी जीवन से रचना क्रम में लीन हुए। माथुर जी ने वर्तमान समाज व इतिहास दोनों पर लिखा है। उनके सामाजिक नाटक आधुनिक समाज की विडंबनापूर्ण स्थिति को उभारते हैं। तो उनके सामाजिक नाटक हैं वो आधुनिक समाज की विडंबनापूर्ण स्थिति है उसको उजागर करते हैं, उभारते हैं। तो वहीं ऐतिहासिक नाटकों में अतीत के गौरव को उभारा है। इनके एकांकी जीवन की यथार्थ संवेदनाओं को उभारने में सक्षम है। यथार्थ यानी वास्तविक संवेदनाओं को उभारने में सक्षम है। संवेदनाएं यानी मन की आंतरिक जो भावनाएं होती हैं, जो विचार होते हैं, उनको उभारने में क्या है, सक्षम है। तथा पात्र अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व और चारित्रिक विशेषताएं रखते हैं, यानी चरित्र की विशेषताएं रखते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं भोर का तारा, कोणार्क, ओ मेरे सपने, शारदिया, 10 तस्वीरें, परंपराशील नाट्य, पहला राजा व जिन्होंने जीना जाना। तो कोणार्क इनका नाटक है, ओ मेरे सपने नाटक है, शारदिया नाटक है और पहला राजा नाटक है। बाकी जो एकांकी विधा की रचना में आती हैं, भोर का तारा, 10 तस्वीरें और परंपराशील नाट्य है, ये इनकी एक तरह से आलोचनात्मक पुस्तक है। तो भोर का तारा, कोणार्क, ओ मेरे सपने, शारदिया, 10 तस्वीरें, परंपराशील नाट्य, पहला राजा व जिन्होंने जीना जाना, ये भी इनका एकांकी है। श्री माथुर छायावादी संवेदना के रचनाकार हैं, यानी छायावादी काव्यधारा के एक तरह से ये रचनाकार हैं। इनके नाटक मंची लोकप्रियता को प्राप्त हुए हैं, यानी मंच पर इनका अभिनय किया जा सकता है, मंच पर ये काफी प्रसिद्ध हुए हैं। चलिए भोर का तारा का परिचय लेते हैं, यानी भोर का तारा जो एकांकी है वो किस प्रकार की एकांकी है और इसका कथानक कहाँ से लिया गया है, इस बात को जानते हैं। भोर का तारा ऐतिहासिक एकांकी है। तो भोर का तारा एक ऐतिहासिक एकांकी है। इसका कथानक यानी कहानी गुप्त वंश के अंतिम प्रतापी सम्राट या शासक स्कंद गुप्त के शासन से संबंधित है। भोर का तारा भोर का तारा एक ऐतिहासिक एकांकी है। इसका कथानक गुप्त वंश के अंतिम प्रतापी शासक स्कंद गुप्त के शासन से संबंधित है। तो ये जो कहानी है वो गुप्त वंश का जो अंतिम शासक था स्कंद गुप्त, उसके शासन से संबंधित है। उज्जैनी गुप्त साम्राज्य की वैभवपूर्ण नगरी थी। शेखर इसी नगरी का एक प्रतिभावान भावुक हृदय कवि है जो हृदय सृष्टि के अनुपम सौंदर्य में डूबा रहता है। तो शेखर है वो उज्जैनी का काफी प्रसिद्ध प्रतिभावान भावुक कवि है जो हृदय सृष्टि के अनुपम सौंदर्य में डूबा रहता है तथा इसकी पूर्ति वह नारी अर्थात अपनी प्रेयसी छाया में देखता है। और सृष्टि का जो अनुपम सौंदर्य है वो नारी अर्थात अपनी प्रेमिका जो छाया है उसमें देखता है। सम्राट कवि की प्रतिभा से प्रभावित होकर उसे राजकवि बना देता है तथा साथ ही उसका विवाह छाया से हो जाता है। तो उसका विवाह किससे हो जाता है? छाया से हो जाता है। छाया से विवाह के बाद वह प्रेम सौंदर्य में लीन हो जाता है, प्रेम के सौंदर्य में लीन हो जाता है तथा छाया के अपूर्व सौंदर्य में डूबकर भोर का तारा नामक रचना करता है। तो छाया के अपूर्व यानी जैसा पहले नहीं हुआ हो उस सुंदरता में डूबकर भोर का तारा नामक रचना करता है तथा यह अद्भुत रचना वह राजा को भेंट करना चाहता है, किंतु अचानक राजनीतिक स्थिति में विस्फोट होता है। हूण शासक तोरमान तक्षशिला पर आक्रमण कर देता है।
तो हूण शासक है तोरमान, वो तक्षशिला पर आक्रमण कर देता है। राज्य के लिए यह संकट की घड़ी थी। माधव इस समय राजकवि शेखर से उसकी वाणी मांगता है। तो माधव है वो इस समय राजकवि शेखर से उसकी वाणी मांगता है। शेखर अपने प्रेम व सौंदर्य के जगत को त्याग कर अपने राज्य धर्म के निर्वाह हेतु भोर का तारा को अग्नि को भेंट करता है, यानी आग में उसको क्या कर देता है, जला देता है, तथा लोक मन में राष्ट्र प्रेम का भाव जगाने व बलिदान की प्रेरणा देने निकल जाता है। तो शेखर अपने प्रेम व सौंदर्य जगत को त्याग कर अपने राज्य धर्म के निर्वाह हेतु भोर का तारा जो ग्रंथ उन्होंने लिखा था उसको आग को भेंट कर देता है तथा लोक मन में राष्ट्र प्रेम का भाव जगाने व बलिदान की प्रेरणा देने के लिए निकल जाता है। आगे देखते हैं हम अपने चलिए अब देखते हैं पात्र हैं शेखर उज्जैनी का कवि है। माधव गुप्त साम्राज्य में एक राज्य कर्मचारी है और शेखर का मित्र है। छाया शेखर की प्रेयसी है और बाद में पत्नी है। प्रेयसी यानी प्रेम करने वाली, और बाद में उससे विवाह होता है। कवि शेखर का गृह, सब वस्तुएं अस्त व्यस्त हैं। बाईं ओर एक तख्त पर एक मैली फटी हुई चादर बिछी है, उस पर एक चौकी भी रखी हुई है और लेखनी इत्यादि यानी कलम। इधर उधर भोजपत्र है। भोजपत्र यानी पुराने जमाने में जो लिखा जाता था वो भोजपत्रों पर लिखा जाता था, और दूसरे शब्दों में हम वर्तमान में अगर रंगमंच पर प्रयोग करें तो कागज दिखा सकते हैं। बिखरे हुए पड़े हैं। एक टिपाई भी है जिस पर कुछ पात्र रखे हुए हैं। पीछे की ओर खिड़की है। बायां दरवाजा अंदर जाने के लिए है और दायां बाहर जाने के लिए, यानी बायां दरवाजा अंदर जाने के लिए, दायां बाहर जाने के लिए। दीवार में कई आले या ताक हैं। ताक जो दरवाजे के ऊपर यानी एक रोशनदान होता है उसको कहते हैं, और आला यानी आलमारी को कहते हैं, जिसमें दीपदान या कुछ और वस्तुएं रखी जाती हैं। दीपदान यानी दीपक रखने का जगह। शेखर कुछ गुनगुनाते हुए टहलता है या कभी तख्त पर बैठ जाता है। शेखर कुछ गुनगुनाते हुए टहलता है या कभी तख्त पर बैठ जाता है। जान पड़ता है वह संलग्न है। तल्लीन मुद्रा है, यानी अपने आप में खोया हुआ है। जो कुछ वह कहता है उसे लिखता भी जाता है। अंगुलियां आतुर तुरंत पसार। अंगुलियां आतुर तुरंत पसार, खींचते नीले पट का छोर, यानी वो ये लिख रहा है, अंगुलियां आतुर तुरंत पसार, खींचते नीले पट का छोर, टंगा जिसमें जाने किस ओर, सवरण कण पूरा करने के प्रयास में तल्लीन है, यानी वो कविता लिख रहा है। इतने में बाहर से माधव का प्रवेश। सांसारिक अनुभव और जानकारी उसके चेहरे से प्रकट है। द्वार के पास खड़ा होकर वह थोड़ी देर तक कवि की लीला देखता रहता है। उसके बाद तो माधव प्रवेश करता है और वो कवि की कविता करने का जो कार्य है उसको देखता रहता है कि वो किस प्रकार से कविता कर रहा है। माधव शेखर अभी सुना ही नहीं, एक पंक्ति लिखकर सवर्ण कण प्रिय हो रहा निहार। सवर्ण कण प्रिय हो रहा निहार। माधव फिर आवाज देता है, शेखर चौंक कर, कौन? ओह माधव। उठकर माधव की ओर बढ़ता है। माधव क्या कर रहे हो शेखर? माधव कह रहे हैं कि क्या कर रहे हो शेखर यहां आओ। माधव यहां, उसके कंधों को पकड़कर तख्त पर बिठाता हुआ, यहां बैठो। स्वयं खड़ा। माधव तुमने भोर का तारा देखा है कभी? कि तुमने भोर का तारा देखा है कभी? भोर का तारा यानी सूर्योदय का तारा। माधव मुस्कुराते हुए, हाँ क्यों? शेखर बड़ी गंभीरता, कैसा अकेला सा एक तक देखता रहता है, जानते हो? नहीं जानते। तख्त के दूसरे भाग पर बैठता है। बात यह है कि एक बार रजनी बाला यानी रात्रि रूपी बाला अपने प्रियतम प्रभात से यानी अपने प्रिय प्रभात से मिलने चली। गहरे नीले कपड़े पहनकर जिसमें सोने के तारे टंगे थे। ये गहरे नीले कपड़े पहने और उसमें सोने के क्या टंगे हुए थे? तारे टंगे हुए थे। ज्यों ही निकट पहुंची त्यों ही लाज की आंधी आई, यानी लज्जा यानी शर्म की आंधी आई, और बेचारी रजनी को उड़ा ले चली। रजनी को क्या उड़ा ले चली?
रुककर फिर क्या हुआ? माधव कुछ उद्योग के बाद यानी कुछ प्रयत्न के बाद प्रभात अकेला रह गया। कि प्रभात क्या होगा? अकेला रह गया। शेखर नहीं, उसने अपनी अंगुलियां पसार कर उस नीले पट का छोर नीचे खींच लिया। नहीं, कि प्रभात अकेला नहीं रहा, उसने अपनी अंगुलियां पसार कर नीले पट यानी नीला कपड़ा था उसका छोर है वो नीचे खींच लिया। जानते हो ये भोर का तारा है ना, उसी छोर में टंगा हुआ है। सोने का कण एकटक प्रियतम प्रभात को निहार रहा है। कि सोने का कण है वो एकटक प्रियतम प्रभात को क्या कर रहा है? निहार रहा है। क्यों? माधव, बहुत ऊंची कल्पना है, लिख चुके क्या? शेखर, अभी तो और लिखूंगा, बैठा ही था कि इतने में तुम आ गए। कि लिखने बैठा ही था कि तुम आ गए। माधव हंसते हुए, और तब तुम्हें ध्यान हुआ कि तुम धरती पर ही बैठे थे, आकाश में नहीं। रुककर, मुझे कोस तो नहीं रहे हो शेखर? कि मुझे एक तरह से भला बुरा तो नहीं कह रहे हो कि मैं बीच में व्यवधान डालने आ गया? और माधव कह रहा है कि तुम्हें ध्यान तो हुआ कि तुम धरती पर बैठे हो, अन्यथा तुम तो कल्पना की दुनिया में उड़े जा रहे थे। शेखर बोले, पर से क्यों? माधव, तुम्हारी परियों और तारों की दुनिया में मैं मनुष्यों की दुनिया लेकर आ गया। कि तुम तो परियों और तारों की दुनिया में खोए हुए थे और मैं मनुष्यों की दुनिया लेकर आ गया। शेखर सच्चेपन से, कभी कभी तो मुझे तुम में भी कविता दिख पड़ती है, कि तेरे में भी कविता दिख पड़ती है। माधव, मुझ में? जोर से हंस कर, तुम अटखेलियां करना भी जानते हो? यानी अटखेलियां यानी मजाक से परिपूर्ण हास्य, हंसी। गंभीर होते हुए, शेखर, कविता तो कोमल हृदय की चीज है। कविता तो कोमल हृदय की चीज है। मुझ जैसे कामकाजी राजनीतिज्ञों और सैनिकों के तो छूने भर से मुरझा जाएगी। हम लोगों के लिए तो दुनिया की और ही उलझने बहुत हैं। तो कविता है वो कोमल हृदय की चीज है, और कामकाजी राजनीतिकों और सैनिकों के छूने से तो वह क्या हो जाएगी? मुरझा जाएगी। हम लोगों के लिए तो दुनिया की और ही उलझने बहुत हैं। चलिए, शेखर, माधव, तुमने कभी ये सोचा है कि इन उलझनों से बाहर निकलने का मार्ग हो सकता है? कि माधव, तुमने कभी ये सोचा है कि इन उलझनों से बाहर निकलने का मार्ग हो सकता है? माधव, और हम लोग करते ही क्या हैं? दिन रात मनुष्यों की उलझने सुलझाने का ही तो उद्योग करते हैं, यानी प्रयत्न करते रहते हैं। शेखर, यही तो नहीं करते। तुम राजनीतिज्ञ और मंत्री लोग बड़ी सादगी के साथ अमीरी, गरीबी, युद्ध और संधि की समस्याओं को हल करने का अभिनय करते हो, परंतु मनुष्यों को इन उलझनों के बाहर कभी नहीं लाते। कभी इसका प्रयत्न करते हैं, पर तुम उन्हें पागल। माधव, कभी अवहेलना पर तुम उलझनों से बाहर निकालने का प्रयास नहीं करते, तुम उन्हें भूलने का प्रयास करते हो। तुम सपना देखते हो कि जीवन सौंदर्य है। कि तुम सिर्फ क्या करते हो? सपना देखते हो कि जीवन सौंदर्य है। हम जानते रहते हैं और देखते रहते हैं कि जीवन कर्तव्य है। कि जीवन सौंदर्य नहीं, कर्तव्य भी है। तो बात दोनों की सही है। शेखर भावुकता से, मुझे तो सौंदर्य ही कर्तव्य जान पड़ता है। कि सौंदर्य ये है वो क्या है? कर्तव्य है। मुझे तो जहां सौंदर्य दिख पड़ता है वहां कविता दिख पड़ती है, वहीं जीवन दिखाई पड़ता है। सवर बदल कर, माधव, तुमने सम्राट के भवन के पास राजपथ के किनारे उस अंधी भिखमंगिन को कभी देखा है? माधव मुस्कुराहट रोकते, हाँ। शेखर, मैं उसे सदा भीख देता हूं, जानते हो क्यों? माधव, क्यों? कुछ सोचने के बाद, दया सज्जन का भूषण है। शेखर, दया? ठहर कर, मैं तो उसे इसलिए भीख देता हूं क्योंकि उसमें एक कविता, एक लय, एक कला झलकती है। उसका झुर्रियोंदार चेहरा, उसके कांपते हुए हाथ, उसकी आंखों के बेबस गड्ढे एक तरफ एकटक देखते मानो इस मानसिक चित्र में खो गया हो। उसकी झुकी हुई कमर, माधव, मुझे तो ऐसा जान पड़ता है मानो किसी शिल्पी ने उसे इस ढांचे में ढाला हो। माधव, इस भाषण से उसका अच्छा खासा मनोरंजन हो गया जान पड़ता है। खड़े होकर शेखर पर शरारत भरी आंखें गड़ाते हुए, शेखर, टाट में रेशम का पैबंद क्यों लगाते हो? ऐसी कविता तुम्हें किसी देवी की प्रशंसा में करनी चाहिए थी। कि किसी देवी की प्रशंसा में करनी चाहिए। शेखर, सर्वभाव से, किस देवी की?
कि कौन सी देवी की प्रशंसा में ऐसी कविता लिखूं। माधव अर्थपूर्ण स्वर में, ये तो उसके पुजारी से पूछो, कि ये तो उसके पुजारी से पूछो कि वो देवी कौन है। शेखर मैं तो नहीं जानता किसी पुजारी को। माधव अपने को आज तक किसी ने जाना ऐसे कर, कि अपने को आज तक किसी ने जाना ऐसे कर, यानी दुनिया में सबको जानना सरल है, लेकिन अपने आप को जानना क्या है, सबसे कठिन है। हंस पड़ता है, शेखर को समझकर झेपता है। पागल गंभीर होकर बैठते, शेखर सच बताओ तुम छाया से प्यार करते हो, कि शेखर तुम सच में बताओ कि छाया से प्यार करते हो। शेखर मंद गहरे स्वर में, कितनी बार पूछोगे, कि कितनी बार पूछोगे कि वास्तव में मैं छाया से प्रेम करता हूं। माधव बहुत प्यार करते हो। शेखर माधव जीवन में मेरी दो साधनाएं हैं, तख्त से उठकर खिड़की की ओर बढ़ता, छाया का प्यार और कविता, कि जीवन में दो ही साधनाएं हैं, छाया का प्यार और कविता। खिड़की के सारे दर्शकों की ओर मुंह करके खड़ा हो जाता है, कि खिड़की के सारे दर्शकों की तरफ मुंह करके खड़ा हो जाता है। माधव और छाया। शेखर हम दोनों नदी के किनारे हैं जो एक दूसरे की ओर मुड़ते हैं पर मिल नहीं सकते हैं, कि शेखर हम दोनों नदी के किनारे हैं जो एक दूसरे की ओर मुड़ते हैं पर मिल नहीं सकते हैं। माधव उठकर शेखर के कंधों पर हाथ रखते हुए, सुनो शेखर, नदी सूख भी तो सकती है, कि नदी है वो सूख भी तो सकती है, और नदी जब सूख जाए तो दोनों किनारों का क्या हो सकता है, मिलन हो सकता है। या नदी का सूखना क्या है, एक तरह से दोनों का मिलन दर्शाना है। शेखर नहीं माधव, उसके भाई देवदत्त से किसी तरह की आशा करना व्यर्थ है, मेरे लिए तो उसका हृदय सूखा है। माधव क्यों। शेखर तुम पूछते हो क्यों, तुम भी तो सम्राट स्कंदगुप्त के दरबारी हो। देवदत्त एक मंत्री है, भला एक मंत्री की बहन का एक मामूली कवि से क्या संबंध है। माधव मामूली कवि। शेखर तुम अपने को मामूली कवि समझते हो। शेखर और क्या समझूं, राजकवि। कि शेखर और क्या समझूं, राजकवि। माधव सुनो शेखर, तुम्हें एक खबर सुनाता हूं। शेखर खबर। माधव हाँ, मैं कल रात को राजभवन गया था। कि हाँ मैं कल रात को कहां गया था, राजभवन गया था। शेखर इसमें तो कोई नई बात नहीं, तुम्हारा तो ये काम ही ये है कि तुम तो रोज जाते हो, राजभवन जाना कोई बड़ी बात नहीं है। माधव नहीं, कल एक उत्सव था, स्वयं सम्राट ने कुछ लोगों को बुलाया था, गाते हुए नाच हुए दावत हुई, गाने हुए नाच हुई दावत हुई। एक युवती ने बहुत सुंदर गीत सुनाया, सम्राट तो उस गीत पर रीझ गए, यानी मोहित हो गए। शेखर उकता कर, आखिर तुम ये सब मुझे क्यों सुना रहे हो माधव, कि माधव ये बात मुझे क्यों कह रहे हो। माधव इसलिए कि सम्राट ने उस गीत बनाने वाले का नाम पूछा, पता चला कि उसका नाम शेखर है, कि उस गीत को बनाने वाले का नाम क्या है, शेखर है। शेखर चौंकर क्या। माधव अभी और तो सुनो। उस युवती ने सम्राट से कहा कि अगर आपको यह पसंद है तो इसके लिखने वाले कवि को अपने दरबार में बुलाइए। अब कल से वह कवि महाराजा धीराज सम्राट स्कंदगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में जाएगा। कि कल से वो कवि क्या है, महाराजा धीराज सम्राट स्कंदगुप्त विक्रमादित्य उसके दरबार में जाएगा। शेखर मैं। माधव अभिनय सा करते हुए झुककर, श्रीमान क्या आप भी का नाम शेखर है, कि श्रीमान आप ही का नाम शेखर है। शेखर मैं जाऊंगा सम्राट के दरबार में। माधव सपना तो नहीं देख रहे हो। माधव सपने तो तुम देखा करते हो, लेकिन अभी मेरा समाचार पूरा कहां हुआ है। शेखर हाँ, वह युवती कौन है। माधव अब यह भी बताना होगा, तुम भी बुद्ध हो क्या, इसी बूते पर प्रेम करने चले थे। शेखर ओह छाया। माधव का हाथ पकड़ते हुए, तुम कितने अच्छे हो, कि तुम कितने अच्छे हो माधव। माधव और सुनो, सम्राट ने देवदत्त को आज्ञा दी है कि वह तक्षशिला जाकर वहां के क्षत्रप वीरभद्र को दबाए। आज देवदत्त के साथ मैं भी जाऊंगा उनका मंत्री बनकर, समझे, कि देवदत्त के साथ मैं भी जाऊंगा उनका मंत्री बन। शेखर सौपन में, तो क्या सच में छाया ने कहा है, सच ही। माधव शेखर 8 दिन बाद आर्य देवदत्त और मैं तक्षशिला चल देंगे। उसके बाद छाया कहां रहेगी भला बताओ तुम, कि छाया कहां रहेगी ये तो बताइए। माधव यानी शेखर कह रहे हैं माधव हंस पड़ता है, इतना भाग्य इतना विश्वास नहीं होता
कि इतना भाग्य, इतना विश्वास नहीं होता। माधव, न करो विश्वास, लेकिन भले मानस छाया क्या इस कूड़े में रहेगी? बिखरे हुए कागज, टूटी चटाई, फटे वस्त्र। शेखर, लापरवाही की सीमा होती है कि छाया को रखोगे कहाँ? यानी तुम्हारा घर है वो अस्त व्यस्त है, उसको व्यवस्थित करो। शेखर, मैं कोई इन बातों की परवाह करता हूं? मैं कोई इन बातों की परवाह थोड़े करता हूं। माधव, और फिर? शेखर, मैं परवाह करता हूं फूल की पंखुड़ियों पर जगमगाती हुई ओस की, भावोद्रेक से संध्या में सूर्य की किरणों को अपनी गोद में समेटने वाले बादलों के टुकड़े, सुबह को आकाश के कोने में टिमटिमाने वाले तारे की। तो शेखर कह रहा है कि मैं परवाह करता हूं फूल की पंखुड़ियों पर जगमगाती हुई ओस की, भावोद्रेक से संध्या में सूर्य की किरणों को अपनी गोद में समेटने वाले बादलों के टुकड़ों, सुबह को आकाश के कोने में टिमटिमाने वाले तारे की। माधव, एक चीज रहेगी। शेखर, क्या? माधव, जिससे तुम वृक्षों के नीचे दिन में फैली देखते हो, उठकर दूर खड़ा हो जाता है। शेखर, वृक्षों के नीचे? माधव, जिसे तुम दर्पण में झलकती देखते हो, कि जिसे तुम दर्पण में झलकती देखते हो। शेखर, दर्पण में? माधव, जिसे तुम अपने हृदय में हमेशा देखते हो। निकट आ गया। शेखर, बच्चों की तरह छाया। माधव, मुस्कुराते हुए छाया। पर्दा गिरता है। उज्जैनी में आर्य देवदत्त का भवन, जिसमें अब शेखर और छाया रहते हैं। कमरा सजा हुआ और साफ है। दीवारों पर कुछ चित्र टंगे हुए हैं। कोने में धूपदान भी है। सामने तख्त पर चटाई और पढ़ने का सामान है। बराबर में एक छोटी चौकी पर कुछ ग्रंथ रखे हुए हैं। दूसरी ओर एक पीढ़ा है। पीढ़ा छोटी बैठने की, और राजस्थान में तो आप जानते हैं पीढ़ा, जिसके कुछ निकट मिट्टी की किंतु कलापूर्ण एक अंगीठी रखी हुई है। अंगीठी अलाव या तापने का। दीवार के भाग पर एक अलगनी है। अलगनी जिस पर कपड़े रखे जाते हैं, जिसको राजस्थानी भाषा में आप जानते हैं, जिस पर कुछ धोतियां इत्यादि टंगी हैं। तो खूंटी से एक डोरी बांध करके रखी जाती थी पुराने जमाने में। आजकल तो नहीं मिलेगी किसी भी घर में। छाया सौंदर्य की प्रतिमा, चांचल्य, उन्माद और गांधीर्य का, जिसमें स्त्री सुलभ सम्मिश्रण है। यानी छाया की विशेषता ये कि छाया सौंदर्य की प्रतिमा, चांचल्य, उन्माद और गांधीर्य का यानी गंभीरता का, जिसमें स्त्री सुलभ सम्मिश्रण है। गृह स्वामिनी होने के नाते कमरे की सब वस्तुएं ठीक ठाक स्थान पर संभाल कर रख रही है। साथ ही कुछ गुनगुनाती भी जाती है। जाड़ा होने के कारण तापने के लिए उसने अंगीठी में अग्नि प्रज्वलित कर दी, यानी अंगीठी में आग जला दी। उसकी पीठ द्वार की ओर है। अपने कार्य और गान में इतनी संलग्न है कि बाहर पैरों की आवाज नहीं सुनाई देती। गीत, प्यार की है क्या पहचान, चांदनी का पाकर नव स्पर्श, यानी नवीन स्पर्श, चमक उड़ते पत्ते नादान, पवन की परम सलील की लहर, पानी की लहर नृत्य में हो जाती लयमान, कि पवन की परम सलील की लहर नृत्य में हो जाती लयमान। सूर्य का सुन कोमल पदचाप, फूल उड़ता चिड़ियों का गान। कोमल पदचाप यानी पैरों की आवाज। तुम्हारी तो प्रिय केवल याद, जगाती मेरे प्राण, प्यार की है क्या पहचान। धीरे से शेखर का प्रवेश। कंधे और कमर पर ऊनी दुशाला है। बगल में ग्रंथ, गले में फूलों की माला। द्वार पर चुपचाप खड़ा होकर मुस्कुराते हुए छाया का गीत सुनता है। शेखर थोड़ी देर बाद धीरे से छाया नहीं सुन पाती। गाना जारी है। फिर कुछ समय बाद छाया चौंक कर खड़ी हो जाती है, मुख फेर कर ओह। शेखर तक की ओर बढ़ता हुआ, छाया तुम्हें एक कहानी मालूम है? कि छाया तुम्हें एक कहानी मालूम है क्या? छाया उत्सुकतापूर्वक, कौन सी? शेखर छोटी चौकी पर पहले तो अपने बगल का ग्रंथ रखता है और फिर उस पर दुशाला रखते हुए, दुशाला कंधे पर जो ओढ़ने के लिए वस्त्र होता है, एक सुंदर सी, तो एक सुंदर सी यानी कहानी का नाम बता रहा कि शायद सुने कैसी कहानी है। शेखर बैठकर, एक राजा के यहाँ एक कवि रहता था, युवक और भावुक। तो युवक भी था और भावुक भी था। राजभवन में सब लोग उसे प्यार करते थे। राजा तो उस पर न्योछावर था। रोज सुबह राजा उसके मुंह से नई कविता सुनता था, नई और सुंदर कविता। छाया पीढ़े पर बैठ जाती है, चिबुक को हथेली पर टेकती है। चिबुक यानी ठोड़ी पर हथेली लगा लेती है।
शेखर, परंतु उसमें एक बुराई थी। छाया, क्या? शेखर, कवि अपनी कविता केवल सुबह के समय सुनाता था। यदि राजा उससे पूछता कि तुम दोपहर या संध्या को अपनी कविता क्यों नहीं सुनाते, तो वह उत्तर देता, मैं केवल रात के तीसरे पहर में कविता लिख सकता हूँ। कि रात के तीसरे पहर में कविता लिखता हूँ। तो रात में 4 पहर होते हैं और 4 पहर दिन में होते हैं। इसी प्रकार से दिन रात में 8 प्रहर होते हैं। प्रत्येक प्रहर 3 घंटे का होता है। तो आप देख लीजिएगा कि रात का तीसरा प्रहर कौन सा होता है, 12 से 3 बजे का होता है। छाया, राजा उससे रुष्ट नहीं हुआ? शेखर, नहीं, उसने सोचा कि कवि के घर चलकर देखा जाए कि इसमें रहस्य क्या है। रात का तीसरा पहर होते राजा वेश बदलकर कवि के घर के पास खिड़की के नीचे बैठ गया। छाया, उसके बाद? शेखर, उसके बाद राजा ने देखा कि कवि लेखनी लेकर तैयार बैठ गया। थोड़ी देर में कहीं से बहुत मधुर सुरीला स्वर राजा के कान में पड़ा। राजा झूमने लगा और कवि की लेखनी आप से आप चलने लगी। छाया, फिर? शेखर, फिर क्या? राजा महल को लौट आया और उसके बाद उसने कवि से कभी ये प्रश्न नहीं पूछा कि वह सुबह क्यों नहीं पूछा कि वह सुबह ही क्यों कविता सुनाता था। भला बताओ तो, क्यों नहीं पूछा? बताऊं? छाया, बताऊं? हाँ। छाया, राजा को यह मालूम हो गया था कि उस गायिका के स्वर में ही कवि की कविता थी। और बताऊं? कि राजा को यह मालूम हो गया था कि उस गायिका के स्वर में ही कवि की कविता थी। और बताऊं? खड़ी हो जाती है। शेखर मुस्कुराता और छाया तुम? छाया टोक कर शीघ्रता और चंचलता के साथ, और वह गायिका और कोई नहीं, उस कवि की पत्नी थी। और बताऊं? उस कवि को कहानी सुनाने का बहुत शौक था, झूठी कहानी, और कहानी सुनाने का बहुत शौक था, और वो भी झूठी कहानी सुनाता था। और बताऊं? उस कवि के बाल लंबे थे, कपड़े ढीले ढाले, गले में उसके फूलों की माला थी, माथे पर। इसी बीच में शेखर की मुस्कुराहट हल्की हंसी में परिणित हो गई। यहां तक कि इन शब्दों तक पहुंचते पहुंचते दोनों जोर से हंस पड़ते हैं। शेखर थोड़ी देर बाद गंभीर होते, लेकिन छाया, तुम्हें बताओ, तुम्हारे गान, तुम्हारी प्रेरणा, तुम्हारे प्रेम के बिना मेरी कविता क्या होती? तुम तो मेरी कविता हो, कि तुम ही क्या हो? मेरी कविता हो। छाया बड़े गंभीर, उलाना भरे स्वर में, प्रत्येक पुरुष के लिए स्त्री एक कविता है। प्रत्येक पुरुष के लिए स्त्री एक कविता है। बहुत ही शानदार कथन है कि जब शेखर कहता है कि तुम्हारे प्रेम के बिना मेरी कविता क्या होती, तुम तो मेरी कविता हो, तो छाया उत्तर देती है कि प्रत्येक पुरुष के लिए स्त्री एक कविता है। शेखर, क्या मतलब तुम्हारा? कविता तुम्हारे सूने दिलों में संगीत भरती है। स्त्री भी तुम्हारे उबे हुए मन को बहलाती है। जब पुरुष जीवन की सूखी चट्टानों पर चढ़ता चढ़ता थक जाता है, तब सोचता है चलो थोड़ा मन बहलाव करें। स्त्री पर अपना सारा प्यार, अपने सारे अरमान न्योछावर कर देता है, मानो दुनिया में और कुछ हो ही नहीं। और उसके बाद जब चांदनी बीत जाती है, तब कविता नीरव हो जाती है। तब पुरुष को चट्टानें फिर बुलाती हैं और वह ऐसे भागता है मानो पिंजरे से छूटा हुआ पंछी। और स्त्री के लिए तो वही अंधेरा, फिर वही सूनापन। तो स्त्री जीवन की छाया ने बहुत शानदार परिभाषा दी है कि कविता तुम्हारे सूने दिलों में संगीत भरती है। स्त्री भी तुम्हारे उभे हुए मन को बहलाती है। जब पुरुष जीवन की सूखी चट्टानों पर चढ़ता चढ़ता थक जाता है, तब सोचता है चलो थोड़ा मन बहलाव करें। स्त्री पर अपना सारा प्यार, अपने सारे अरमान न्योछावर कर देता है, मानो दुनिया में और कुछ हो ही नहीं। उसके बाद जब चांदनी बीत जाती है, जब कविता नीरव हो जाती है, तब पुरुष को चट्टानें फिर बुलाती हैं और वह ऐसे भागता है मानो पिंजरे से छूटा हुआ पंछी। और स्त्री के लिए वही अंधेरा, वही फिर सुनसान। शेखर मंद स्वर में, छाया तुम मेरे साथ अन्याय कर रही हो। छाया, क्या एक दिन तुम मुझे भी ऐसे छोड़कर न चले जाओगे? शेखर, लेकिन छाया मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जा सकता हूँ? छाया, मैं नहीं मान सकती। शेखर, सुनो तो, मेरे लिए तो जीवन में ऐसी सूखी चट्टानें थोड़ी ही है। मेरी कविता ही मेरी हरी भरी वाटिका है। मैं उससे प्यार करता हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारे हृदय में सौंदर्य दिखता है। जिस दिन मैं तुमसे दूर हो जाऊंगा, उस दिन मैं सौंदर्य से दूर हो जाऊंगा, अपनी कविता से दूर हो जाऊंगा। कुछ रुककर मेरी कविता मर जाए। तो शेखर कह रहा है, सुनो तो, मेरे लिए तो जीवन में ऐसी सूखी चट्टानें थोड़ी हैं। मेरी कविता ही मेरी हरी भरी वाटिका है।
मैं उससे प्यार करता हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारे हृदय में सौंदर्य दिखता है। जिस दिन मैं तुमसे दूर हो जाऊंगा उस दिन मैं सौंदर्य से दूर हो जाऊंगा, अपनी कविता से दूर हो जाऊंगा, कुछ रुककर मेरी कविता मर जाए। छाया, नहीं शेखर, मैं मर जाऊंगी कि तुम्हारी कविता रहेगी, बहुत दिन रहेगी। शेखर, मेरी कविता? कुछ देर बाद, छाया, आज मैं तुम्हें एक बड़ी विशेष बात बताने वाला हूं, एक ऐसा भेद जो अब तक मैंने तुमसे भी छिपा रखा था। छाया, रहने दो, तुम ऐसा भेद और ऐसी कहानियां सुनाया ही करते हो। शेखर, नहीं। अच्छा तनिक उस दुसाले को उठाओ। छाया उठाती है, उसके नीचे कुछ है। छाया उस ग्रंथ को हाथ में लेती है, उसे खोलो, क्या है? छाया आश्चर्य, ओह! छाया उलटती जाती है, शेखर की प्रसन्नता बढ़ती जाती है। भोर का तारा, ओफो, ये तुमने कब लिखा मुझसे छिपकर? ये भोर का तारा ये तुमने कब लिखा मुझसे छिपकर? शेखर हंसते हुए, विजय का सा भाव। छाया, तुम्हें याद है उस दिन की जब माधव के साथ में तुम्हारे भाई देवदत्त से मिलने इसी भवन में आया था? छाया शेखर की ओर थोड़ी देर देखकर, उस दिन को कैसे भूल सकती हूँ शेखर? उसी दिन तो भैया को तक्षशिला जाने की आज्ञा मिली थी, उसी दिन तो हम और तुम रुक जाती। शेखर, हाँ छाया, उसी दिन मैंने इस महाकाव्य को लिखना प्रारंभ किया था। सॉरी शेखर, हाँ छाया, उसी दिन मैंने इस महाकाव्य को लिखना प्रारंभ किया था। गहरे स्वर में, आज वह समाप्त हो गया। छाया, शेखर, ये हमारे प्रेम की अमर स्मृति है। शेखर, ये हमारे प्रेम की अमर स्मृति है। शेखर, उसे यहाँ लाओ। हाथ में लेकर चाव से खोलता, भोर का तारा। छाया, ये काव्य बड़ी लगन का फल है। कल मैं इसे सम्राट की सेवा में ले जाऊंगा और फिर जब मैं उस सभा में इसे सुनाना आरंभ करूंगा उस समय सम्राट गदगद हो जाएंगे और मैं कवियों का सिरमौर हो जाऊंगा। छाया, वर्षों बाद दुनिया पढ़ेगी कवि कुल शिरोमणि शेखर कृत्य भोर का तारा, हा 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 विभोर। छाया उसकी ओर एकटक देख रही है, सहसा उसके चेहरे पर चिंता की रेखा खिंच जाती है। शेखर हंस रहा है। छाया, शेखर, वह हंसे जा रहा है। शेखर हंसे जा रहा है। शेखर, शेखर की दृष्टि उस पर पड़ती है। शेखर सहसा चुप हो, क्यों छाया, क्या हुआ तुमको? छाया चिंतित स्वरूप। शेखर चुप हो जाती है। शेखर, कहो। छाया, शेखर, तुम इसे संभाल कर रखोगे ना? शेखर, बस इतनी सी ही बात। छाया, शेखर, मुझे डर लगता है कि कहीं ये नष्ट न हो जाए, कोई इसे चुरा न ले जाए और फिर तुम। शेखर, हा हा हा, पगली, ऐसा क्यों होने लगा? सोचने से ही डर गई। छाया, तुम्हारे लिए तो आज प्रसन्न होने का दिन है, बहुत प्रसन्न। उधर देखो छाया, हम लोग कितने सुखी हैं। और तुम जानती हो तुम कौन हो? तुम हो तक्षशिला के क्षत्रप देवदत्त की बहन और उज्जैनी के सबसे बड़े कवि शेखर की पत्नी। तक्षशिला का क्षत्रप और उज्जैनी का कवि हैं। क्यों छाया? छाया मंदस्वर में, तुम सच कहते हो शेखर, हम लोग बहुत सुखी हैं। शेखर मग्नावस्था में बहुत सुखी। सहसा बाहर कोलार, घोड़ों की टापों की आवाज। शेखर और छाया छिटक कर चैतन्य खड़े हो जाते हैं। शेखर द्वार की ओर बढ़ता है। शेखर, कौन है? सहसा माधव का प्रवेश थकित और श्रमित, शस्त्र से सुसज्जित, पसीने से नहा रहा है, चेहरे पर भय और चिंता के चिन्ह हैं। शेखर और छाया, माधव। शेखर, माधव, तुम यहां कहां? माधव दोनों पर दृष्टि फेंकता हुआ। शेखर, छाया फिर उस कमरे पर डरती हुई सी आंखें डालता है, मानो उस सुरंग में घोंसले को नष्ट करने से बहकाता हूं। कुछ देर बाद बड़े प्रयत्न और कष्ट के साथ बोलता है, मैं तुम दोनों से भीख मांगने आया हूं। छाया और शेखर का क्या आश्चर्य का ठिकाना नहीं है। छाया, भीख मांगने तक्षशिला से? माधव धीरे धीरे मजबूती के साथ बोलना आरंभ करता है, परंतु जो जो बढ़ता जाता है त्यों त्यों स्वर में भावुकता आती जाती है। हाँ, मैं तक्षशिला से आ रहा हूँ। यहाँ तक कैसे आ पाया ये मैं नहीं जानता। यात्रा के दिन कैसे बीते ये भी नहीं जानता। ये जानता हूँ कि आज गुप्त साम्राज्य संकट में है और हमें घर घर भीख मांगनी पड़ेगी। शेखर, गुप्त साम्राज्य संकट में, ये क्या हो रहा? सॉरी, ये क्या कह रहे हो माधव? माधव संजीदगी के साथ, शेखर, पश्चिमोत्तर सीमा पर आग लग चुकी है। हुणों का सरदार तोरमान भारतवर्ष पर चढ़ाया है, यानी बढ़ाया है। तो तोरमान ने क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया है। छाया भयाक्रांत होकर, तोरमान?
उसने सिंधु नदी को पार कर लिया है, उसने अंभी राज्य को नष्ट कर दिया है, उसकी सेना तक्षशिला को पैरों तले रौंद रही है। सहसा माधव के निकट जाकर भय से कातर हो उनके भुजा पकड़ती हुई तक्षशिला, माधव उसी स्वर में, सारा पंचनद आज उसके भय से कांप रहा है। एक के बाद एक गांव जल रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, अत्याचार हो रहा है। शीघ्र सारा आर्यावर्त पीड़ितों के हाहाकार से गूंजने लगेगा। शेखर छाया, मैं तुमसे मांगता हूं, नई भीख मांगता हूं, सम्राट समुद्रगुप्त की, साम्राज्य की, देश की इस संकट में मदद करो। बाहर भारी कोलाहल, शेखर और छाया जड़वत खड़े हैं। देखो बाहर जनता उमड़ रही है। शेखर, तुम्हारी वाणी में ओज है, तुम्हारे स्वर में प्रभाव है, तुम अपने शब्दों के बल पर सोई आत्माओं को जगा सकते हो, युवकों में जान फूंक सकते हो। शेखर सुने जा रहा है, चेहरों पर भावों का आवेग, मस्तक पर हाथ रखता है। आज साम्राज्य को सैनिकों की आवश्यकता है। शेखर, अपनी ओजमयी कविता के द्वारा तुम गांव गांव जाकर वह फैला दो, जिससे हजारों और लाखों भुजाएं अपने सम्राट और अपने देश की रक्षा के लिए शस्त्र हाथ में लें। कुछ रुककर शेखर के चेहरे की ओर देखता है, उसकी मुद्रा बदल रही है, जैसे कोई भीषण उद्योग कर रहा हो। कवि, देश तुमसे ये बलिदान मांगता है। कवि देश तुमसे क्या कर रहा है? बलिदान मांगता है। छाया अत्यंत दर्द भरे कर उन स्वर में, माधव 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 मुड़कर छाया की ओर कुछ देखता है। फिर थोड़ी देर बाद, छाया, उन्होंने कहा था मेरे प्राण क्या चीज हैं, इसमें तो शस्त्रों मिट गए और शस्त्रों को मिटाना है। कि मेरे प्राण क्या चीज हैं, इसमें तो शस्त्रों मिट गए और शस्त्रों को मिटाना है। शेखर मानो नींद से जगाओ, किसने? माधव, आचार्य देवदत्त ने, अंतिम समय। छाया जैसे बिजली गिरी, माधव माधव, तो क्या भैया? माधव, उन्होंने वीरगति पाई है। छाया पृथ्वी पर घुटनों के बल गिर जाती है, चेहरे को हाथ से ढक लिया। इस बीच में माधव कह जाता है। शेखर एक दो बार घूमता है, उसके मुख से प्रकट होता है मानो डूबते को तिनका सहारा मिलने वाला है। तक्षशिला से 40 मील दूर विद्रोही वीरभद्र की खोज में वह हुणों के दल के निकट जा पहुंचे। वहां उन्हें ज्ञात हुआ कि वीरभद्र हुणों से मिल गया है। उनके 20 सैनिक आगे हुणों में फंसे हुए थे। वे तक्षशिला लौट सकते थे और अपने प्राण बचा सकते थे, परंतु एक सच्चे सेनापति की भांति उन्होंने अपने सैनिकों के लिए प्राण संकट में डाल दिए और मुझे तक्षशिला और पाटलिपुत्र को चेतावनी देने के लिए भेजा। मैं आज सहसा रुक जाता है, क्योंकि उसकी दृष्टि शेखर पर जा पड़ती है। शेखर चौकी के पास खड़ा है। बाहर कोलाहल का मैं शेखर अपना हाथ उठाकर अपने ग्रंथ भोर का तारा को उठाता है। इसी समय माधव की दृष्टि उस पर पड़ती है। शेखर पुस्तक को कुछ देर चाव से बिछुड़न के प्रेम से देखता है। उसके बाद आगे बढ़कर अंगीठी के निकट जाकर उसमें जलती हुई अग्नि को देखता है और धीरे धीरे उस पुस्तक को फाड़ता है। इस आवाज को सुनकर छाया अपना मुख ऊपर को करती है। छाया उसे फाड़ते हुए देखकर, शेखर, लेकिन शेखर ने उसे अग्नि में डाल दिया। कि शेखर ने उसे अग्नि में डाल दिया। लपटें उड़ती हैं, छाया फिर गिर पड़ती है। शेखर लपटों की तरफ देखता है, फिर छाया की ओर दृष्टि करता है। एक सूखी हंसी के बाद बाहर चल देता है। कोलाहल कम होने के कारण उसके पैरों की आवाज थोड़ी देर तक सुनाई देती है। माधव द्वार की ओर बढ़ता है। छाया अत्यंत पीड़ित स्वरों में, माधव, तुमने तो मेरा प्रभात नष्ट कर दिया। माधव उसके ये शब्द सुनकर बाहर जाता जाता रुक जाता है, मुड़कर छाया की ओर देखता है और पीछे की खिड़की के निकट जाकर उसे खोल देता है। बाहर का कोलाहल स्पष्ट सुनाई देता है। शेखर और उसके साथ पूरे जनसमूह के गाने का स्वर सुनाई पड़ता है। नकार पे डंका बजा है, तू शस्त्रों को अपने संभाल, बुलाती है वीर को तुरई, तू उठ कोई रास्ता निकाल। नकार पे डंका बजता है, तू शस्त्रों को अपने संभाल, बुलाती है वीरों को तुरई, तू उठ कोई रास्ता निकाल। शेखर का तीव्र स्वर है, यानी स्वर तीव्र है। माधव खिड़की को बंद कर देता है। पुनः शांति। इसके बाद मंद परंतु दृढ़ स्वर में बोलता है, छाया, मैंने तुम्हारा प्रभात नष्ट नहीं किया। प्रभात तो अब होगा। शेखर तो अब तक भोर का तारा था, अब वह प्रभात का सूर्य होगा। छाया धीरे धीरे अपना मस्तक उठाती है, पर्दा गिरता है। तो दोस्तों, ये था अपना भोर का तारा नाटक, या जिसको एकांकी नाटक कह सकते हैं। आपको नाटक कैसा लगा कमेंट करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।
दोस्तों काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है, छोटे वीडियो भी आपके लिए बनते रहेंगे, लेकिन ये जो नाटक है वो पूरा एक ही में होना ज़रूरी था। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका।